हेलो फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर हम सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, और जेई मेंस और नीट के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं इसके ऊपर, और उसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन हम क्या कर रहे हैं, फैराडे लॉ और लेंज लॉ, और उसके बाद हमने मोशनल ईएमएफ इसके बाद में स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्योंकि उसी का ये कंटिन्यूएशन है। और जो हमने इंडक्शन में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर वो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि जो अगर हमारा फ्लक्स चेंज होता है कहीं पे, है ना, जब हमारा फ्लक्स चेंज होता है, जब वो d5/dt टाइम के ऑर्डर में, तब हमारा ईएमएफ जनरेट होता है वहाँ पे। और कंडक्टर के थ्रू, अगर मान लो कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हुआ है और अगर उस कंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, एक करंट भी जनरेट होता है, जिसको मतलब आई इंड्यूस, है ना, करंट इंडक्शन। ये चीज़ें हमें पता है। ठीक है, अब क्या है, हम सेल्फ इंडक्शन में होता क्या है, हम नाम से ही पता लग रहा है सेल्फ। सेल्फ का मतलब ये हुआ कि जिस जो सोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, जो फ्लक्स का सोर्स होगा, वो उसी सोर्स के थ्रू ही फ्लक्स चेंज करवाएगा। अब मैं दोबारा इसी चीज़ को आप समझ लो, क्योंकि अब तक हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि मान लो कि मेरा ये कोयल है, और कोयल के थ्रू मेरे को क्या करना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाना है। तो मैंने क्या किया था, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, आपको याद होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ली थी, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कुछ और था, और ये जो कोयल है वो कुछ उस सोर्स से इंडिपेंडेंट है, और इस कोयल के थ्रू हमें फ्लक्स चेंज निकाला था। ये चीज़ें निकाली थी हमने, है ना। वो निकाली थी बी इंटू एरिया फ्लक्स, है ना, ये चीज़ निकाली थी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सोर्स और जिसके अलोंग फ्लक्स निकाल रहे हैं, वो चीज़ें अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। लेकिन अब क्या कर देते हैं, हम दोनों चीज़ें सेम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सोर्स है उसी के थ्रू से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवा के देखेंगे। जैसे अगर आप मैं इस डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने कोयल लिया, और कोयल से मैंने क्या किया, करंट पास करवाया। ठीक है, अब करंट पास करवाया, आई करंट, डीसी बैटरी है यहाँ पे, तो करंट कांस्टेंट है। और इस कोयल के अलोंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। हमें पता है सर्कुलर कोयल से जो एक्सियल पोजीशन है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो। अभी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, अगर करंट आई फ्लो कर रहा है यहाँ से सर्किट से, तो ये होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। आर क्या है, इस कोयल की रेडियस आर है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि डीसी बैटरी है, आई कांस्टेंट है, तो बी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड किससे पास कर रही है, इस कोयल से, खुद की कोयल से भी पास कर रही है। ठीक है, तो जो कोयल जनरेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, वो खुद की कोयल से भी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। इसका मतलब जो कोयल है, अगर मैं एक कोयल देखूँ, इसके कोयल के अलोंग भी मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ आ रहा है, और उस वो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है बी इंटू इस कोयल का एरिया ए, है ना। ये इसका फ्लक्स आ रहा है एक कोयल से। इस तरह से अगर हमारे पास नंबर ऑफ कोयल्स एन कोयल्स हैं, तो एन कोयल्स हो गया नंबर ऑफ कोयल्स, तो हमारे यहाँ से कितने आएगा फ्लक्स, एन बी है, एन टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अगर एन कोयल्स हुई तो यही चीज़ देख रहे हैं कि जो हमारा फ्लक्स है उसमें देखो, एरिया है कोयल का, वो तो चेंज नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज नहीं हो रहे, फिक्स है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही करवाना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा सकते हैं हम ओनली करंट से। तो देखो, करंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर बैटरी लगा रखी है हमें, तो हमारा जो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स तो आएगा लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं आएगा, और फ्लक्स चेंज नहीं आया तो ईएमएफ हमारा कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, अगर हमारा करंट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे सेकंड केस के अंदर, इस करंट को क्या करेंगे, चेंज करवाएंगे। इस एसी की जगह हम क्या करें, डीसी की जगह हम क्या करेंगे, एसी सोर्स ले लेंगे। अब कंटिन्यूसली आई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हमारा अगर आई चेंज होगा, तो डेफिनेटली उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी भी चेंज होगा, और बी चेंज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा फ्लक्स चेंज होगा, और हमारा अगर फ्लक्स चेंज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा ईएमएफ आएगा, क्योंकि ईएमएफ होता है d5/dt। तो अगर हमारा फ्लक्स कांस्टेंट होता तो हमारा ईएमएफ नहीं आता, क्योंकि d5/dt जीरो हो जाता, ईएमएफ जीरो आता। अब क्या है, ईएमएफ किसके अलोंग है, इस कोयल के अलोंग, है ना। तो इसका मतलब हमारा जिस करंट के कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज आया इस कोयल के अलोंग, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आया, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण क्या हुआ, इस कोयल के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज आया, और उसी कोयल के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज से इंडक्शन हुआ ना, करंट का इंडक्शन हुआ। तो यहाँ पे जो आई दिख रहा है, पहले आई होगा, अगर ऐसी करंट आई है तो वो आई नहीं रहेगा, आई से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इंड्यूस करंट। अब हमें देखना है तो आपको फिनोमेना समझ में आ ही गया होगा सेल्फ इंडक्शन का क्या है, कि खुद की कोयल से ही, ठीक है, फ्लक्स चेंज हो जाना, मतलब जो कोयल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही है उसके थ्रू, खुद के थ्रू क्या हो जाना, फ्लक्स चेंज हो जाना। तो उसका मतलब जो जनरेट कर रहा है उसी से इंडक्शन हो रहा है ना। तो जनरेशन और इंडक्शन दोनों एक ही कोयल से हो रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, खुद की कोयल से इंडक्शन करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें एक चीज़ पता लगी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है,
वो हमारा क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, करंट घटेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, है ना। तो है ना, ये चीज़ हमें पता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इस कॉइल के। तो इसका मतलब हमारा जो फ्लक्स है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए होता है ना। तो इसका मतलब हमारा जो फ्लक्स है वो भी क्या, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब जो हमारा फ्लक्स है वो टोटल का टोटल करंट पे डिपेंडेंट है। करंट बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटाओगे फ्लक्स घटेगा। इसका मतलब इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ एल से, ठीक है। इस एल को ही बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एल को, मतलब अगर मैं फ्लक्स को 1 यूनिट बढ़ाता हूँ, किससे, करंट का 1 यूनिट बढ़ाने से, तो हमारा जो इंडक्शन आएगा, कोफिशिएंट आएगा वो 1 आएगा, है ना। उसको इसमें कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो उस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इसको बोल सकते हैं रेशियो ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय में करंट, है ना, ये रेशियो बोल सकते हैं। अच्छा, भले ही फॉर्मूले में फ्लक्स पर यूनिट करंट आ रहा है, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो इन दोनों क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मतलब ना तो वो फ्लक्स पे डिपेंड करता, ना करंट पे डिपेंड करता एल, क्योंकि जैसे इसकी एनालॉजी आप देख भी सकते हो, जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो जैसे कि R होता है वो ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता, ना I पे डिपेंड करता, है ना। क्योंकि R क्या है, उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की ज्योमेट्री और शेप साइज उस पर डिपेंड करता है। सिमिलरली जो L होता है वो इस कोइल की शेप, जिसको मैं ज्योमेट्री बोल देता हूँ, ठीक है, और जो स्पेस है उसकी, जो स्पेस है यहाँ पे उसके मीडियम पे, तो ये दोनों चीज़ों पे एल डिपेंड करता है। ये चीज़ हम आगे देखेंगे भी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो फाई और आई पे डिपेंड नहीं करता, वो ओनली शेप और मीडियम पे डिपेंड करता है। हम कोइल के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल भी सकते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, ये क्वांटिटी आपको पता लग गई कि फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, ठीक है। तो हमारा जो फाई आया है वो कितना है, हमारा एल इंटू आई, है ना। इसका मतलब हमारा जो फ्लक्स चेंज है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है वो है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोल दो या सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एल, और एल इंडिपेंडेंट है फाई और आई के, और एल डिपेंड करता है ज्योमेट्री और मीडियम के। अच्छा, तो यहाँ से ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। तो ईएमएफ क्या होता है, माइनस डेल फाई बाई डेल डी या डी फाई बाई डी टी, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ईएमएफ आ रहा है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी आ रहा है, ठीक है। माइनस साइन आता है लेंस लॉ से, हम डायरेक्शंस भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो मैग्नीट्यूड ही आप याद रखो, हर बार आप मैग्नीट्यूड ही याद रखना, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपका इजी रहेगा। तो मतलब ईएमएफ यहाँ पे जो जनरेट हुआ है वो कितना हुआ, एल डी आई बाई डी टी, मतलब करंट चेंज पर यूनिट टाइम इनटू सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा ईएमएफ आ जाएगा डायरेक्ट वहाँ से, ठीक है। इसलिए हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम एल कोफिशिएंट पता है तो वहाँ से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारा करंट का टाइम का फंक्शन पता है तो हम वहाँ से ईएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट प्रॉब्लम कर भी सकते हैं। जैसे मान लो आपको एल गिवन हो और डी आई बाई आई गिवन हो, आई टी का फंक्शन हो, जैसे आई इज इक्वल टू 2t² + 3 गिवन है, तो डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा, 4t। तो यहाँ पे 4t लिख दो, और एल की वैल्यू गिवन होगी, कांस्टेंट होगी, और एट टाइम जैसे 2 सेकंड पूछ लिया तो 2 पुट करके आपको ईएमएफ निकल के आ जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह से हो सकता है, आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, जो एल यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, उसकी यूनिट देख लो आप, ऐसा यूनिट उसकी होती है हेनरी, जो इसकी ऐसा यूनिट है हेनरी होती है, ठीक है। वैसे तो अगर हम देखें उसकी जो यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर होती है ना, वेबर पर एम्पियर, क्योंकि फाई अपॉन आई है ना, फाई वेबर ऐसा यूनिट है और आई की एम्पियर, तो उसको बोलते हैं हेनरी, ठीक है। एच से भी डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू एल आई, ये फॉर्मूला फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला है एम एफ इज इक्वल टू, मतलब मोड अगर लें एल डी आई बाई डी टी, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है। तो एफ आई एल आई और ई एम एफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद देखो कि जैसे कि अगर कोयल की बात करें, ठीक है, जो हमारी कोयल है कुछ इस तरह से थी, और कोयल से हमने क्या किया, करंट पास किया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमारा कोयल से करंट पास किया हमने तो यहाँ से क्या होगा, करंट कैसे पास होगा, कुछ इस तरह से, मैं
इसको फिर से बना देता हूँ कि जो मैंने ये वाला हिस्सा दिखाया है, ये वाला, ठीक है, जो करंट ऐसे पास हुआ, मतलब मैंने ये वाले हिस्से से करंट इस तरह से पास किया, जैसे इसके अंदर करंट इस तरह से पास कर दिया, जो आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से इनसाइड है, ठीक है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो आप, ठीक है, कि यहाँ पे अगर करंट ऐसा पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होगी, इस साइड होगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इस साइड होगी हमारी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस साइड जनरेट हुई, है ना। तो देखो, अगर मैं करंट इसके अंदर इस तरह से चेंज करवाऊँ, मतलब di/dt कराऊँ, ठीक है, चेंज कराऊँ, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरह से जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से जनरेट होगी, तो हमारा फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। अब हमें लेंस लॉ पता है, लेंस लॉ क्या बोलता है कि जो भी फ्लक्स चेंज है उसका अपोज होना चाहिए, है ना। जो भी हमारा इंडक्शन, जो इंड्यूस क्वांटिटी है, वो हमेशा हमारी जो फ्लक्स चेंज है उसको अपोज करेगा ना। इस तरह से हमारा इंडक्शन होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, इंडक्शन होगा, क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो वो करंट इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगा कि नेट वो जो एक्सटर्नल करंट है उसको अपोज करें, यही तो बात है। इसलिए क्यों, क्योंकि अगर मेरा करंट का इंड्यूस का करंट का डायरेक्शन मेरा अगर ये हो जाए, ठीक है, अगर मैं बनाना चाहूँ इसके अंदर कोई, ठीक है, और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस केस के अंदर ये हो जाए मेरा, तो इस इंड्यूस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सपोज करो कि ये हो जाएगा। अब तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपका इसको अपोज कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस केस को, कि मतलब हमारा जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा ही जो हमारा एक्सटर्नल करंट है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे अपोज कर रहा है। अपोज कब कर रहा है, जब हमारा ये करंट इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये करंट इंक्रीज़ करेगा, है ना, मतलब di/dt पॉजिटिव होगा आपका, तो आपका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इंड्यूस करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है, ये चीज़ होगा। अच्छा, अगर सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड केस में क्या होगा, अगर मेरा करंट है वो क्या करे, डिक्रीज़ करे, यहाँ से करंट डिक्रीज़ करे, ठीक है। तो मेरा करंट डिक्रीज़ करेगा तो फ्लक्स क्या करेगा, कम होगा, फ्लक्स घटेगा। अगर मेरा फ्लक्स घटेगा तो लेंस लो क्या बोलेगा कि फ्लक्स को बढ़ाना है, और फ्लक्स बढ़ कैसे सकता है, जब इसको कोई सपोर्ट करे, और सपोर्ट करने का मतलब आई इंड्यूस क्या हो, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ से दो केस समझ में आए हमें, ठीक है। मैं दोनों केसेस को फिर से लिख देता हूँ कि अगर आपका एक्सटर्नल करंट, सोर्स करंट है ना, सोर्स करंट आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है, कि अगर आपका जो सोर्स करंट है वो आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है, अगर आपका आई है एक्सटर्नल है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपका आई इंड्यूस होगा, वो क्या करेगा, उसको सपोर्ट अपोज करेगा, ठीक है। आई इंड्यूस क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, है ना। अगर आपका सोर्स करंट इस तरह से है और इंक्रीज़ कर रहा है तो आई इंड्यूस क्या हो जाएगा, इसको अपोज करेगा। सेकंड केस, जब अगर आपका आई जो आपका जो आपने इंट्रोड्यूस किया करंट आपने, ठीक है, तो आपका आई क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। सेकंड केस है, अगर आपका आई क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, जो एक्सटर्नल आई है इसको आपने घटा दिया, घटा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इंडक्शन करंट है वो उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो आई इंड्यूस क्या हो जाएगा, इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन होगा जैसे अगर आपको कोयल के अंदर मान लो इंक्रीजिंग करंट दिया हो तो आई इंडक्शन क्या होगा, उसको सब अपोज करेगा, है ना, और डिक्रीजिंग दे रखा हो तो उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा, तो अगर मैं मान लो फर्स्ट केस लेता हूँ, जब आई हमारा इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा इंडक्शन करंट कैसा होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, आई इंड्यूस, है ना। इंडक्शन करंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इंड्यूस आएगा, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस आएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने बैटरी बना सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो मतलब ये क्या है हमारा ईएमएफ इंड्यूस को मैं इस तरह से शो कर सकता हूँ, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, इस तरह से। तो इस ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू आपको पता ही है, L/di/dt, है ना, मोड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ई इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो दो ही पॉइंट्स थे उसमें, ठीक है, दो ही पॉइंट्स थे। अगर आई आपका एक्सटर्नल है, वो अगर आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो आपका जो आई इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। सेकंड केस था, अगर आई आपका डिक्रीजिंग था, ठीक है, तो आई इंड्यूस क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। दो ही पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं, तो इसका जो फर्स्ट, जिसके अंदर मैं करंट की डायरेक्शन बना देता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से मान लो कि हमारा करंट का डायरेक्शन फर्स्ट केस में ऐसा है,
ठीक है। और सेकंड केस में करंट का डायरेक्शन ये है मेरा, ठीक है, ये वाला करंट का डायरेक्शन है आई, ठीक है। अब देखो इस केस में, पहले केस में मैंने क्या किया, करंट क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, करंट हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरे केस में करंट हमारा डिक्रीज़ कर रहा है। थर्ड केस में अगेन हमारा करंट इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। फोर्थ केस में हमारा करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इंड्यूस की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है, कि ई इंड्यूस कैसे होगा, ठीक है। तो मैं इसको ब्लू कलर से दिखाना है ई इंड्यूस, ठीक है, कैसे होगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर करंट क्या आ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो इंडक्शन हमारा क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, तो अपोज करेगा इंडक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इंडक्शन आएगा, आई इंडक्शन है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखोगे डिक्रीज़ कर रहा है तो इसको सपोर्ट करेगा, तो आई इंडक्शन सेम डायरेक्शन के अंदर होगा दोनों, ठीक है, मतलब यही होगा आई इंडक्शन की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखोगे इस केस के अंदर इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या करेगा, इसको इंक्रीज़ कर रहा है तो इसको अपोज करेगा, तो ई इंडक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, मतलब ये वाली डायरेक्शन ये इंडक्शन की, ठीक है। और सिमिलरली ये डिक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ पे इसको सपोर्ट करेगा, ये ई इंडक्शन की, आई इंडक्शन है ना, ये इसी तरह से आएगा। अच्छा तो ईएमएफ जनरेटेड कैसे आएगा, तो जो करंट की डायरेक्शन है उसी कॉरस्पॉन्डिंग बैटरी बना दो, मतलब वही इसका ईएमएफ इंडक्शन है, तो इसमें ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड करंट जा रहा है, इसमें बैटरी ऐसे आएगी, है ना, ईएमएफ जनरेट, और इसमें कैसा आएगा, ऐसा आएगा, और इसमें कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि जो इसमें इंडक्शन करंट है वो क्या होगा, ऐसे ही तो जाएगा, आई इंडक्शन जो ब्लू कलर में मैं दिखा रहा हूँ, इसमें इंडक्शन करंट ऐसे जा रहा है, इसमें इंडक्शन करंट ऐसे जा रहा है, और इसमें इंडक्शन करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। मतलब मैं इस इंडक्टर को इस बैटरी से के साथ क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। तो ये इंडक्टर क्या है हमारा, ईएमएफ जनरेटेड को शो कर रहा है, जो सॉरी ये मेरा बैटरी है वो मेरा क्या कर रहा है, ईएमएफ जनरेटेड को शो कर रहा है, ठीक है, ये ईएमएफ जनरेटेड को शो कर रहा है, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना है ईएमएफ का, एल डी आई बाई डी टी का मोड, मोड ध्यान रखना, कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होगा यहाँ पे क्या है, हर जगह मोड ही है, ठीक है, मोड ध्यान रखना, इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी का मोड है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है सारी की सारी, तो मोड में ही आपको यूज़ करनी है सारी की सारी वैल्यूज़, ठीक है। बस आपको बैटरीज़ का ध्यान रखना कि इस तरह से बैटरी बनेगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, ईएमएफ जनरेटेड। तो ये तो हुआ एक सेल्फ इंडक्शन की बात, है ना। इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं कि हाँ हमें एक कॉइल दे रखा है, ठीक है, और इस कॉइल का रेडियस आपको दे रखा है आर, ठीक है, और इस कॉइल का रेडियस आपको आर दे रखा है, और इस कॉइल से आपको करंट दे रखा है आई करंट पास हो रहा है, ठीक है। सॉरी मैं करंट की डायरेक्शन ये बना देता हूँ, आई करंट पास हो रहा है, ठीक है, कॉइल से, और रेडियस कॉइल का आर है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, एल की वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना है, तो कितना आएगा इसमें से, ठीक है। तो फिर हमें कॉन्सेप्ट का पता है, अगर इस तरह से आई करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड एक ही टर्न से पास हो रहा है इससे, ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, है ना, और आई यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंजिंग आई है, तो ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, फ्लक्स चेंज कितना आएगा हमारे यहाँ से। तो अब देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आई आपको, अगर आई आपको गिवन होगा, चाहे ये कांस्टेंट है चाहे आपका वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं आएगा, और वेरिएबल होगा तो फ्लक्स चेंज आएगा, है ना। लेकिन आपको तो क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट के केस में आपको आई कैसा भी गिवन हो, आपको कोफिशिएंट तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। देखो फाई बी इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ दिस कॉइल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी जो इसने जनरेट किया, और उसी खुद का एरिया, क्योंकि सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो बी इंटू एरिया, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो उसके साथ एन मल्टीप्लाई होता है टोटल फ्लक्स चेंज के साथ, तो एन कितना है यहाँ पे 1 ही है, तो इसलिए अब क्या करते हैं, एन को हटा देते हैं यहाँ से। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, एक कॉइल से म्यू नॉट करंट आई फ्लो कर रहा है अपॉन 2 आर, ठीक है, इनटू एरिया, एरिया ऑफ कॉइल कितना है, पाई इनटू आर स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फ्लक्स चेंज कितना आया हमारा, म्यू नॉट पाई अपॉन इंटू आर अपॉन 2 इंटू क्या है आई, इज क्या है फ्लक्स,
है ना, यही हुआ। और फ्लक्स को हमने क्या बोला था, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई होता है। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को आप कंपेयर कर लो, तो यहाँ से क्या होगा, एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल की वैल्यू यहाँ से आ रही है म्यू नॉट पाई आर अपॉन 2। इसका मतलब एल यहाँ पे कोयल के लिए आर पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नोट पे डिपेंड कर रहा है। तो म्यू नोट क्या है, स्पेस की परमिटिव, है ना, परमेबिलिटी है, तो ठीक है, तो म्यू नोट आ गया। और आर क्या है, इसका रेडियस है, तो डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यही चीज़ मैंने बताई थी, एल हमेशा क्या कर रहा है, डायमेंशंस और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस के अंदर हमें कुछ भी गिवन हो, वैल्यूज़ गिवन हो, तो हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर आंसर्स, ठीक है। तो आर गिवन हो या म्यू नोट गिवन हो, कई बार क्या होता है मीडियम जैसे म्यू नोट ना हो, मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर दे रखा है, तो क्या करो, म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो फाइनल आंसर को, ठीक है, यही आया। इसके बाद हम इंडक्टर देखते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर, अब हमने सेल्फ इंडक्शन की बात की थी, तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब कि अगर एक हमारे पास कोयल है, कोयल से करंट पास हुआ, तो उसी कोयल से क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, तो हमें इंडक्टेंस मिला, ठीक है। तो इंडक्टेंस क्या है, कुछ इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, और इंडक्टेंस जिस डिवाइस के अलॉन्ग आ रहा है उसी को हम इंडक्टर बोलते हैं। जिस तरह से रेजिस्टेंस एक डिवाइस के अलॉन्ग आता है उसको हम रजिस्टर बोल देते हैं। तो होता क्या है, जिससे रजिस्टर है हमारा, ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, इस तरह से इस सिंबल के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी को एल से डिनोट करते हैं, इसका, है ना, इसका सेल्फ इंडक्शन, है ना। तो इसी डिवाइस को हम इंडक्टर बोलते हैं, इस डिवाइस को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस और इसकी प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब है क्या इंडक्टर में, इंडक्टर में देखो ये वायर का ही बना है, जिस इंडक्टर जैसे ये दिख रहा है, ये आपको प्रैक्टिकल इंडक्टर होता है, तो इस वायर से बना है। इस वायर का हम थिकनेस यूजुअली ज़्यादा लेते हैं, थिकनेस का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ए ज़्यादा लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इस वायर के अलॉन्ग रेजिस्टेंस भी आ सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो है रो एल अपॉन ए। तो मेरा अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो क्या हो जाएगा मेरा, मतलब थिकनेस इसकी कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें थिकनेस को बढ़ाना पड़ेगा। थिकनेस बढ़ा दी काफ़ी ज़्यादा, रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा, और जो मटेरियल का यूज़ करते हैं उसका रेजिस्टिविटी भी काफ़ी कम होती है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो मटेरियल लेते हैं इंडक्टर के केस में, उसका रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा, काफ़ी कम होता है इंडक्टर के अंदर। और आइडियल इंडक्टर में तो जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि मैंने रेजिस्टेंस को नियरली अबाउट जीरो क्यों लिया। क्योंकि मैंने बताया था कि जो कोयल है, कोयल के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने करंट को इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है, इंडक्शन के अंदर मैंने बताया था ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, है ना। या तो ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है, वो करंट के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा तो इसके साथ मेरे को कुछ एक रेजिस्टेंस भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो मेरे को इसके साथ स्मॉल आर बनाना भी पड़ेगा इसके साथ में, ठीक है। तो इसी को नेगलेक्ट करने के लिए आइडियल इंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को नियरली जीरो ले लेते हैं, तो ये हमारा केस नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम ओनली बैटरी से ही ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ से ही डील कर लेंगे क्वेश्चंस को। अच्छा, सर्किट्स के अंदर क्या होता है, अगर हम इंडक्टर को सर्किट के अंदर यूज़ करें तो इस इंडक्टर को एज हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी की तरह यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमारा इंडक्टर है, इसमें से करंट आई फ्लो किया, ठीक है। और अगर हमारा आई क्या है, फर्स्ट केस में इंक्रीजिंग आई है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज़ को मैं एरो से दिखा देता हूँ कि इंक्रीज़ कर रहा है आई। अगर मेरा आई इंक्रीज़ किया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसको क्या ईएमएफ इंड्यूस क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस आएगा, तो मेरे को इस तरह से बैटरी से रिप्लेस करना पड़ेगा। और इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, मोड मोड की बात करें, एल डी आई बाई डी टी, है ना, ये मोड है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मेरे को क्रिस्चॉफ लॉ लगाना पड़े, ठीक है, क्रिस्चॉफ लॉ लगा भी सकते हो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, इसको पॉइंट ए ले लो, इसको पॉइंट बी ले लो, ठीक है। तो वी ए, है ना, बैटरी है, और बैटरी के टर्मिनल कहाँ से जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव, बस बैटरी का ईएमएफ ई है, तो नेगेटिव ई इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, ईएमएफ, है ना। और ईएमएफ की वैल्यू क्या है, मोड के अंदर लेनी है आपको सर, इस बैटरी को मोड की तरह डील करना है, तो एल डी आई बाई डी टी। तो इन दोनों ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में आएगा कितना, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अगर इसमें सेकंड केस ले लूँ, इसके अंदर सेकंड केस में मैंने क्या ले लिया, ये इंडक्टर है, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो अब आई क्या है मेरा, डिक्रीजिंग आई है, करंट डिक्रीज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरी बैटरी कैसी बिहेव करेगी, जस्ट इसको सपोर्ट करेगी, तो सपोर्ट करेगी तो मतलब ई इंड्यूस ऐसा आएगा मेरा, है ना। तो अब मेरे को अगर मैं क्रिस्चॉफ लॉ लगाऊँ ए से बी के बीच में, और ईएमएफ कितना आएगा यहाँ का, पॉजिटिव में आएगा, एल डी आई बाई डी टी, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव में लेना आपको, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी निकाल लो आप, तो वी ए माइनस वी बी कैसे निकालोगे, वी ए इस साइड जाओगे, वी ए नेगेटिव से पॉजिटिव गए हो तो पॉजिटिव, वी ओ
पॉजिटिव ई एम एफ ई इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आया आपका, नेगेटिव ई का मतलब नेगेटिव एल डी आई बाई डी टी। तो अभी क्या आया, ए का पोटेंशियल बी से क्या कम है, ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव आया तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल कम है बी से, ठीक है। इस तरह से यूज़ करना है हमें, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चंस के अंदर हम क्या होता है, कई बार एक ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इतना अपोजिट बैटरी और सपोर्टिंग बैटरी इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, तो क्वेश्चंस में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपका इंक्रीजिंग आई है चाहे डिक्रीजिंग आई है, अगर आप अलोंग जा रहे हो करंट के अलोंग जा रहे हो तो हमेशा ही नेगेटिव एल डी आई बाई डी टी ले लेना। ये ट्रिक के अंदर है। जैसे अगर ए से बी जा रहे हो तो जो वैल्यूज़ है इसकी ईएमएफ की, है ना, इसको हमेशा नेगेटिव एल डी आई बाई डी टी की तरह यूज़ करना। जैसे वी ए माइनस नेगेटिव की, क्योंकि लॉन्ग जा रहे हैं, एल डी आई बाई डी टी इज़ इक्वल टू वी बी। अगर आपका करंट, क्योंकि ये यूज़ करने का मतलब क्यों हुआ, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में करंट इंक्रीजिंग दे रखा होगा तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव रहेगा, वी आई ए बाई वी बी यहाँ से डायरेक्ट कितना आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी आ जाएगा, क्योंकि आई डी आई बाई डी टी पॉजिटिव ही है। अगर डिक्रीजिंग दे रखा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, तो वही केस हुआ। तो ये ट्रिक आपका ज़्यादा इजी है कि आप करंट के अलोंग जा रहे हो तो नेगेटिव एल डी आई बाई डी टी यूज़ कर लो, ठीक है। ये भी अपने सर्किट्स जब करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इंडक्टर में। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं हम, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल तो नहीं लेकिन हाँ सेल्फ इंडक्शन देखते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड से, ठीक है। अगर हमारे पास जिस तरह से हमने न्यूमेरिकल्स में क्या किया था, एक सिंगल कॉइल लिया था, इस तरह से एन कॉइल्स ली, एक लॉन्ग सोलेनॉइड ले लिया, ठीक है। जिसमें से कितने टर्न्स हैं हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इस सोलेनॉइड के अंदर हमारे एन टर्न्स हैं, ठीक है, एन टर्न्स हैं, और इस सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है, एल लेंथ है ना। तो एल लेंथ और काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, ठीक है, क्योंकि जो लॉन्ग सोलेनॉइड लिया हमने ना, एल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या है, इस सोलेनॉइड में से करंट आई पास किया हमने, करंट आई पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कितना जनरेट होगा, तो सोलेनॉइड का आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए कितना जनरेट होता है लॉन्ग सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन आई। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन को मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन को नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ एल, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में हमें आई भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो फ्लक्स कितना आएगा, यहाँ से फ्लक्स किससे देख रहा हूँ, एक कोयल से, तो एक कोयल से फ्लक्स, मैं सिंगल कोयल वन लिख दिया, फ्लक्स थ्रू वन कोयल कितना आएगा, बी इंटू ए, है ना। एरिया क्या है इस कोयल का, एरिया ए, अगर मान लो इस कोयल का एरिया हमें ए है, दे रखा है गिवन है, ठीक है, ए, तो बी ए आएगा, और बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन आई इंटू ए, ठीक है। सिमिलरली अगर फ्लक्स हमें एन, क्योंकि इसमें कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा हमारा, 5 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू फ्लक्स ऑफ वन कॉइल कितना आएगा, एन इंटू फ्लक्स ऑफ वन कॉइल म्यू नॉट आई स्मॉल एन इंटू एरिया ए, ठीक है। तो स्मॉल एन को क्या लिख, कैपिटल एन को क्या लिख सकते हो, स्मॉल एन इंटू एल, तो कितना आएगा, स्मॉल एन इंटू एल, है ना, इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू ए इंटू आई, तो ये आ गया फ्लक्स टोटल, ये क्वांटिटी आई। और आपको कंपेयर किसके साथ कराना है, फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू एल इंटू आई के साथ में कंपेयर करा देना है। तो यहाँ से म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा आपका, तो यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, एल, ये चीज़ है, ये आई है ना, कंपेयर करा दो कितना आएगा, एल एन इंटू एल म्यू नॉट, क्योंकि एन एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर हो जाएगा, एन स्क्वेयर, ठीक है, म्यू नॉट इंटू ए, ये आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड्स हैविंग लेंथ एल एंड स्मॉल एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन टर्न को आप कैपिटल एन बाई एल से ही भी रिप्लेस कर सकते हो, तो कितना आएगा यहाँ से, सेम आएगा, एन स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर, उससे ये एल कैंसिल हो जाएगा, ये एल आएगा इंटू म्यू नॉट इंटू ए, ये आएगा आपका, कैपिटल एन के टर्म्स में ये आएगा, स्मॉल एन के टर्म्स में ये आएगा। क्वेश्चन में जो गिवन हो आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ पता लगी कि यहाँ से एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्मॉल एन स्क्वेयर, है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, लेंथ, अगर एन कांस्टेंट है तो, ठीक है। अगर हमें एन गिवन नहीं है, स्मॉल एन, अगर कैपिटल एन गिवन है तो यहाँ से देख सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एन स्क्वेयर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया, ठीक है, एन स्क्वेयर मतलब, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके लेंथ के, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। एक चीज़ अगर कांस्टेंट होगी, जैसे इसके अंदर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन कांस्टेंट है, तो उसको बाकी क्वांटिटीज़ को उस हिसाब से डील करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों का, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ और, क्वेश्चंस में आपको या तो कैपिटल एन आपको लेंथ कांस्टेंट बोल देगा, या आपको नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट बोल देगा, एक चीज़ बोलेगा, तो दोनों में से एक फॉर्मूला यूज़ करना आपको उस हिसाब से, ठीक है।
अच्छा, और क्या चीज़ थी, और इसमें ये था कि जो एरिया है कैपिटल ए, मैंने उसको उसको आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। आर क्या है, इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस, अगर आपको गिवन हो क्वेश्चन में रेडियस की टर्म्स में तो आप ये यूज़ कर लेना, ठीक है। तो कुल मिला के जो फॉर्मूला आप याद रखना, स्मॉल एन स्क्वायर एल इंटू म्यू नॉट इंटू ए, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन हो कुछ इस तरह से कि अगर आपको लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर कि अगर आपके पास एक लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड है और उसके अंदर दो सोलेनोइड है आपके पास में, ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड है दोनों। पहले सोलेनोइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं 100 और दूसरे सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं 200, और जो दोनों का लेंथ है वो सेम है, सोलेनोइड का जो लेंथ है वो सेम है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है इसके अंदर, और दोनों का जो एरिया है वो भी सेम दे रखा है और दोनों में से करंट भी सेम पास किया है, तो हमें आपको एल का रेशियो निकालना है। दोनों में एल क्या होगा, L1 और L2 लिख दो, वो उनका रेशियो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, एन का फॉर्मूला क्या, एल का फॉर्मूला क्या होता है लॉन्ग सोलेनोइड के केस में, जो भी हमने पढ़ा, म्यू नॉट, ठीक है, एन स्क्वेयर अपॉन ए इंटू एल, और एक फॉर्मूला और था म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वेयर इंटू एल इंटू एरिया ए, ये गिवन था, दोनों के गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों की लेंथ अपने को क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या दोनों के अलग अलग दे रखे हैं, है ना, दोनों के टर्न्स अलग अलग दे रखे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात नहीं है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को छोड़ दो, आप इस फॉर्मूले से ही डील करो आप, क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्न्स आपको कांस्टेंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो आप इस फॉर्मूला को छोड़ दो, आप इस फॉर्मूला को ही अप्लाई करो। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है तो इसको छोड़ दो आप, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, है ना, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, तो एल हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर, मतलब L1/L2 का रेशियो कितना आएगा हमारा, N1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में N2 स्क्वेयर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के। तो N1 स्क्वेयर बाई 100 स्क्वेयर और N2 स्क्वेयर बाई 200 स्क्वेयर, तो कितना आएगा ये 1/4, है ना। इस तरह से आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला कि आपके पास एक वायर दे रखा है ना, एक वायर है, ठीक है, उसका लेंथ आपको फिक्स दे रखा है। तो वायर का जो लेंथ है, वायर की लेंथ अलग चीज़ है, ठीक है, जो वायर का लेंथ है उसका आपको W दे रखा है, W इज़ वायर का लेंथ, ठीक है। तो उस वायर की लेंथ को आपको क्या करना है, एक बाउंड करना है, बाउंड करके आपको क्या बनाना है, एक सोलेनोइड बनाना है, लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है। तो उसमें उससे आपने क्या किया, बाउंड करके उसको एक सोलेनोइड बना दिया लेंथ L का, L लेंथ का एक सोलेनोइड बनाया, जिसकी जो रेडियस आपने रखी, ठीक है, रेडियस रखी आपने R, ठीक है, इसकी रेडियस आपने R रखी, ठीक है। तो यहाँ से जो इंडक्टेंस निकल के आया, सेल्फ इंडक्टेंस L निकल के आया। फिर आपने क्या किया, उसी W लेंथ की वायर को आपने क्या किया, फिर से बाउंड किया, ठीक है, इस W लेंथ की वायर को आपने फिर से बाउंड किया, फिर से आपने लेंथ कितनी रखी, L रखी, लेकिन अब क्या हुआ, जो और लेंथ टोटल वायर की लेंथ भी W है, अब इसकी जो रेडियस है आपकी क्या हो जाएगी, R/2 होगी, ठीक है। अब बताओ कि इसका इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या है, जिसको मैं L' बोलता हूँ, इसका कितना होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, तो ये एक प्रकार से वैसे ही, जैसे मान लो कि मेरे पास एक कॉइल है, उसी सेम कॉइल के वायर को मैंने क्या किया, रेडियस जैसे ये R है, मैं इसको R/2 रेडियस में मेरे को कन्वर्ट करना है, तो मेरे को इसको बाउंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो R/2 की रेडियस में मेरे को कुछ इस तरह से बाउंड करना पड़ेगा, दो मेरे हिसाब से दो सर्कल बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि मटेरियल सेम है लेंथ, बस मेरे का रेडियस हाफ हो गया, तो इसलिए किसका मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए इसमें, बढ़ जाएंगे। तो इस केस में भी नंबर ऑफ टर्न्स आप सोच सकते हो कि बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो कितने बढ़ जाएंगे वो चीज़ देख लो, कि नंबर ऑफ टर्न्स आपके कितने इंक्रीज़ हो गए, वो चीज़ देखने हैं आपको। अब देखो यहाँ पे रेडियस आपकी कितनी होगी, हाफ टाइम्स होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका पेरीमीटर, एक वायर का पेरीमीटर देखोगे, है ना, एक वायर का पेरीमीटर देखोगे तो वो कितना होगा, 2π/r। इस तरह से आपके कितने टर्न्स हैं इसके अंदर आपके, मान लो इसके अंदर आपके मान लो n टर्न्स हैं, ठीक है। तो इसकी टोटल जो वायर की लेंथ है = W है, ये चीज़ है, W है। इसका एक का पेरीमीटर 2πr इंटू इसकी जो टोटल आपकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके n टर्न्स हैं, कैपिटल N टर्न्स लिखना है मेरे को, स्मॉल n टर्न्स लिख दिया, कैपिटल N टर्न्स लिखना है, तो
नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एक का वायर का पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मेरी टोटल लेंथ डब्ल्यू, यही हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे आप तो मेरा सिंस लेंथ डब्ल्यू ही गिवन है इस क्वेश्चन में भी, और एक का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2πr/2, है ना, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इसको मैं n डैश बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये दोनों चीज़ इक्वल है दोनों चीज़, तो इस क्वांटिटी को इसके इक्वल करवा दो, तो यहाँ से आपका n डैश कितना निकल के आएगा 2 टाइम्स ऑफ n। इसका मतलब आपके नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके सेकंड केस में क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है आपको कि जो आपका n डैश है वो आपका क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया n, और आपका क्या होगा जो रेडियस है वो कितना हो गया हाफ टाइम हो गया, ठीक है। अब देख लो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला L इज़ इक्वल टू, अब देखो दोनों के अंदर आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, स्मॉल n वाला या कैपिटल N वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो लेंथ है वो कांस्टेंट दे रखा है आपको, ठीक है, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो चेंज हो रहा है आपका, तो ये फॉर्मूला यूज़ करो म्यू नॉट n² एरिया बाई L, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। और एरिया में आपको रेडियस की फॉर्म में दे रखा है तो रेडियस वाला फॉर्मूला लगा दो म्यू नॉट n² इंटू πr², है ना, बाई L, है ना। अब देखो L के केस में तो R था ओनली और लेंथ क्या था L ही था, है ना। अब क्या है आपका लेंथ अगेन L ही है आपका, है ना, लेकिन n² और r² ये चेंज हो गए हैं आपके, तो यहाँ से आप देखोगे L डैश कितना हो जाएगा आपका, L डैश हो जाएगा n² और r², है ना। तो n आपका कितना होगा 2n टाइम्स हो जाएगा, है ना, तो इसकी जगह 2n कर दो, और r कितना हो r/2, इसकी जगह r/2 कर दो, r डैश की जगह इन दोनों को स्क्वायर करोगे देखोगे तो 2² और 2² कैंसिल हो जाएगा और आपका सेम आएगा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू सेम आएगा L। इसका मतलब आपका L डैश किसके बराबर है L के बराबर, तो आपका फाइनल आंसर आया L डैश इज इक्वल टू L, क्योंकि आपका नंबर ऑफ टर्न्स 2 टाइम्स था, रेडियस हाफ था, तो अगर फॉर्मूले में यूज़ करोगे L डैश के तो कंपनसेट होके वो सेम ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम बन सकते हैं, तो इसलिए आपको जो 2 फॉर्मूले हैं आपको यही अप्लाई करने हैं। 2 फॉर्मूले थे मैं लिख देता हूँ फिर से, म्यू नॉट n² L इंटू ए या फिर म्यू नॉट L² डिवाइड बाई A बाई L, ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, अदरवाइज़ आप ही को यही करना है, ठीक है। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ना है हमें। तो म्यूचुअल इंडक्शन है क्या चीज़, जैसे कि सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि हमारी जो सिंगल कोयल थी, ठीक है, जो हमारी सेम ही कोयल थी, उस सेम कोयल से ही हमारा क्या हुआ करंट चेंज हुआ, और उसी करंट चेंज से उसी के थ्रू क्या हुआ फ्लक्स चेंज हो गया, तो वो तो था सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्शन में होगा क्या, इसमें क्या होगा, इसमें हमारी 2 कोयल्स होगी, एक होगी प्राइमरी कोयल और दूसरी होगी सेकेंडरी कोयल, ठीक है, जैसे आपको दिख भी रही है ये प्राइमरी कोयल है, सेकेंडरी कोयल है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे प्राइमरी कोयल से करंट चेंज करेंगे तो सेकेंडरी कोयल के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज होगा और सेकेंडरी कोयल के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन था, सेम कोयल से करंट चेंज हुआ तो सेम कोयल के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ जनरेट हुआ और वो बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या बोलते हैं, प्राइमरी कोयल से करंट चेंज हुआ, सेकेंडरी कोयल में फ्लक्स चेंज हुआ, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि पहले वाले के कारण दूसरे में चेंज हुआ। तो पहले वाले के रेस्पेक्ट में दूसरे का जो फील्ड है वो क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो सोर्स क्या है प्राइमरी, और सोर्स क्या है हमारा प्राइमरी, और जहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ क्या है सेकेंडरी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन। होता क्या है, जैसे कोइल 1 से मैं अगर करंट को चेंज करवाया, मतलब एसी सोर्स लगाया तो करंट को चेंज कराएं, क्योंकि अगर करंट को कांस्टेंट रखे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आपको दिख रही है ऐसे आएगी, और करंट चेंज करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉरस्पॉन्डिंग इसके चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो कोइल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो यहाँ से क्या होगा फ्लक्स चेंज होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। अब ध्यान से देखो करंट हमारा कौन सा है I1, क्योंकि अगर मैं इस कोयल के अंदर सफिक्स 1 लूँ और इस कोयल के अंदर सफिक्स 2 लूँ तो हमारा करंट क्या है I1, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई B1। उस B1 ने फ्लक्स चेंज किस में किया इस कोयल में, तो इसके फ्लक्स को बोलेंगे φ2, है ना। तो φ2 कितना आएगा, φ2 हमारा आया मैग्नेटिक फील्ड B, है ना, इनटू एरिया ऑफ दिस कोयल। तो एरिया कितना है इसी कोयल का एरिया 2,
है ना। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी कॉइल की, फर्स्ट कॉइल की। ये चीज़ थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर कि जो फ्लक्स है हमारा सेकंड कॉइल से चेंज हो रहा है इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड है किसका, फर्स्ट कॉइल का, और सेकंड जो एरिया होगा वही हमारा सेकंड कॉइल का होगा क्योंकि फ्लक्स सेकंड कॉइल से है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओ फर्स्ट कॉइल वाला, म्यू नॉट I1/2 आर क्या है, फर्स्ट कॉइल के रेडियस आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल से जनरेट हो रहा है, इनटू एरिया 2। अच्छा, इसका मतलब हमारा करंट फर्स्ट का चेंज होगा तब हमारा फ्लक्स सेकंड से चेंज होगा, है ना। तो φ2 हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, I1। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे, कि φ2 है फ्लक्स सेकंड कॉइल से है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I1 के। जो फ्लक्स सेकंड कॉइल से है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, I1 के। करंट फर्स्ट कॉइल से चेंज कराओगे तो सेकंड में फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। इंक्रीज़ करोगे तो फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करोगे तो फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ से जो कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करते हैं वो करते हैं m से डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। φ2 = m/I1, ठीक है। m को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगेन इसका जो यूनिट होगा m का वो क्या होगा, हेनरी। ऐसा यूनिट क्या होगा, हेनरी। और जो ये m होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा φ2 और I1 के। अगेन वैसा ही जैसा सेल्फ में था। और ये डिपेंड किस पे करेगा, ज्योमेट्री पे और जो आसपास जो मीडियम है उस पे, इन दोनों चीज़ों पे ये क्या करेगा, m डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फ्लक्स को इंक्रीज़ करोगे तो फ्लक्स कैसे इंक्रीज़ होगा, करंट प्राइमरी कॉइल से हमें करंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फ्लक्स डिक्रीज़ कैसे होगा, प्राइमरी कॉइल से डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसी कोरस्पॉन्डिंग ये कांस्टेंट आता है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, और इसकी एनालॉजी है किसके साथ में, सेल्फ इंडक्टेंस के साथ में। अच्छा, इसमें देखो कि मैंने क्या किया, φ2 = m/I1 लिख दिया, ठीक है। अब मैं उल्टा कर देता हूँ, मान लो कि मेरा जो करंट है ये करंट सोर्स मैं इधर ले आऊँ और यहाँ पे क्या कर दूँ, वोल्टमीटर लगा दूँ जैसा यहाँ पे था। अब क्या होगा, अगर मैंने यहाँ से चेंज किया तो यहाँ दिखेगा मेरे को, इस कॉइल में दिखेगा चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे केस कैसा बन जाता, फिर वो बन जाता फ्लक्स थ्रू फर्स्ट, है ना, फर्स्ट कॉइल = कितना आता, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट थ्रू सेकंड कॉइल, है ना, I2, क्योंकि यहाँ पे मैंने करंट सोर्स लगा दिया, करंट यहाँ से आई होता तो हमारा फॉर्मूला ये बनता। दोनों केस में क्या होता है, जो m है वो कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है। मतलब अगर मैं इसको m21 बोलूँ और इसको m12 बोलूँ, ठीक है, तो मेरा हमेशा ही m21 = m12 आता है, इक्वल टू m होता है। कोफिशिएंट दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। जो कोफिशिएंट्स रहेंगे वो दोनों के केस में सेम रहेंगे। फ्लक्स चेंज 1 के अंदर करंट चेंज कराओ तो 2 के अंदर देख लो, या 2 के अंदर चेंज कराओ 1 में देख लो, तो कोफिशिएंट्स रहेंगे दोनों के, m क्या रहेंगे, सेम रहेंगे दोनों केस में। इसलिए 2 1 सफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे हमने बोला था कि जो m है, ठीक है, m किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री और उसके मीडियम पे, ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है। ये फ्लक्स और करंट पे तो डिपेंड करता ही नहीं। चाहे आप इनको इंटरचेंज कर दोगे तो हालांकि करंट तो चेंज हो जाएगा और फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ज्योमेट्री और मीडियम पे, ठीक है, तो ज्योमेट्री भी चेंज नहीं होगी तो ज्योमेट्री तो सेम ही है, और मीडियम भी चेंज नहीं होगा, मीडियम भी सेम है, इसलिए m चेंज नहीं होगा। तो इसलिए चाहे φ2 = m/I1 कर दो या φ1 = m/I2 कर दो, तो m दोनों केस में सेम रहेगा। लेकिन इस केस में जो पिछला केस था बस वो देखना है आपको, करंट सोर्स कौन सा है और फ्लक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा था, करंट हमारा ये सोर्स था I1 और फ्लक्स इसमें से चेंज हो रहा था, इसलिए बोल दिया हमने φ2 = m/I1, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट में इसको m को क्या बोलते हैं, हेनरी, है ना, हेनरी के अंदर इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बस इसके अंदर यही चीज़ थी कि एक कोइल से आप करंट चेंज करो तो दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक इसके अंदर हमने क्या किया है, अब तक फ्लक्स ही निकाला है ना, फ्लक्स = जो हमने फ्लक्स निकाला है, फ्लक्स 2 = m/I1, है ना, ये देखा है। अच्छा, ईएमएफ जनरेशन भी देख लेते हैं, ईएमएफ जनरेट। तो φ2 से ईएमएफ जनरेट कितना होगा, इसको मैं E2 लिख देता हूँ, तो कितना होगा, -dφ/dt, तो कितना आएगा, -m/dI/dt। सेम वैसे ही जैसा उस केस में आया था सेल्फ इंडक्टेंस के, m × -m × dI/dt, ठीक है।
तो सेम इसके अंदर ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और वही प्रोसेस सेम चलेगा, ठीक है, कि इसके अंदर मैं करंट को इंक्रीज़ करूँगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ये इंडक्शन इसके अंदर अपोज होगा। अगर मान लो करंट को इंक्रीज़ करूँगा तो इसके अंदर जो बैटरी बनेगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। सिंस ये करंट इसको क्या करेगा, इस फ्लक्स को क्या करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी हमें कुछ इस तरह से जनरेट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं हम, ठीक है, जो म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं, तो अगर मान लो ये कॉइल हमारी कुछ इस तरह से है और ये कॉइल हमारी कुछ इस तरह से है, तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो इन दोनों के क्या होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शंस के कारण होता है। और जो सेल्फ इंडक्शन होता है वो किसी एक कॉइल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। जो सेल्फ इंडक्शन है एल, वो एक सिंगल कॉइल की क्या है, प्रॉपर्टी है, जो अगर हम सर्किट्स के अंदर यूज़ करते हैं तो इसलिए हम एल का ही यूज़ करते हैं। एम का यूज़ क्यों नहीं करते, एम क्या है, दो कॉइल्स के बीच की म्यूचुअल प्रॉपर्टीज़ है। अगर मान लो मैंने दो कॉइल्स को जब ऐड कर दिया, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम दो कॉइल्स को ऐड कर देंगे तब इसका सेल्फ इंडक्शन और इसका सेल्फ इंडक्शन और दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन, तीनों को काउंट करना पड़ेगा हमें, और फिर हमें सर्किट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये देखेंगे भी, ठीक है, जब इंडक्टर हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में, जब हम इंडक्टर के अंदर हम कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो एल है वो सिंगल इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, और एम क्या है, दो या दो से ज़्यादा इंडक्टर्स की म्यूचुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ से, कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन के अंदर दे रखी कि अगर हमारा करंट प्राइमरी कोइल से, ठीक है, प्राइमरी कोइल से अगर हमारा करंट, मतलब इस कोइल से अगर हमारा जो करंट चेंज कर रहा है वो 5 एम्पियर से लेके 0 एम्पियर हो गया, इतना चेंज हुआ, कितने टाइम में हुआ, एट टी इज़ इक्वल टू, मतलब डेल्टा टी टाइम लगा इसके अंदर, कितना टाइम लगा, 0.01 सेकेंड में अंदर, इतना 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो, मतलब करंट क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, मतलब डी आई बाई डी टी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना, ये चीज़ पता लग गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, चेंज इन टाइम है 5 to 0 एम्पियर, और डेल्टा टी दे रखा है, फिक्स दे रखा है, तो इसको डी आई बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा बाई डेल्टा टी कितना आएगा, 0 से 5 से 0 हो गया ना, तो 0 माइनस 5 है ना, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी टाइम, टाइम टेबल कितना है, 0.01 है ना, ये आया डेल्टा बाई डेल्टा टी, माइनस के अंदर आएगा, -5 डिवाइड बाई 0.01। अच्छा, और फिर हमें क्या दे रखा है कि हमारा सेकेंडरी कोइल से जो ईएमएफ जनरेट हुआ, क्वेश्चंस में दे रखा है कि हमारा सेकेंडरी कोइल से जो ईएमएफ जनरेट हुआ 150 वोल्ट हुआ ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ की यूनिट वोल्ट के अंदर ही आएगी, तो 150 वोल्ट दे रखा है। तो हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एम बताना है कितना होगा। तो सिंपल सा ही है ये कि हमारा ईएमएफ कितना होता है, -m डी आई बाई डी टी, यही तो होता है। और डी आई बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, साथ में -m भी है ना, इसके साथ ये ध्यान रखना। तो यहाँ से माइनस डी आई बाई डी टी हमें पता है और ई भी पता है, तो ई कितना है 150, और डी आई बाई डी टी इधर जाके क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई डेल्टा ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई में 0.5, है ना। अब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव एम है और ये भी वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये कितना है 5 हो जाएगा ना, +5। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये एम पॉजिटिव एम है ना, कितना आएगा 150 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 और 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इसका, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 0.1 के साथ आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा 0.3, तो म्यूचुअल इंडक्शन से हमारा यहाँ से आया 0.3 हेनरी, ठीक है। पॉजिटिव में आया क्योंकि ये टर्म नेगेटिव आ रहा था, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी खुद नेगेटिव आ रहा था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा था, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ रहा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा था, इसलिए पॉजिटिव, और एम हमेशा हमारा पॉजिटिव ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, एम हमारा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और डी आई बाई डी टी का बस क्या हो, क्वेश्चन में कई बार आप कन्फ्यूज हो तो मोड से सोल्व कर सकते हो चीज़ को, प्रॉब्लम को, तो मोड से भी सोल्व कर सकते हो, तो इसको भी मोड ले लेना आप, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकते हैं। बाद प्रॉब्लम देखते हैं अपन। तो इस प्रॉब्लम में हमें दो कोइल्स दे रखी हैं, कॉन्सेंट्रिक कोइल्स हैं, ठीक, कॉन्सेंट्रिक कोइल्स है, रेडियस R1 R2 की। बाहर वाली कोइल्स को सफिक्स आप दे दो
1 और अंदर वाले को 2, तो अंदर वाले की रेडियस R2 है और बाहर वाले की R1 है। तो बाहर वाली क्या है, यहाँ पे प्राइमरी कोयल है, मतलब बाहर वाले से करंट पास किया, ठीक है। जैसे ये आपको सर्किट गिवन भी है, तो बाहर वाली कोयल से मान लो I1 करंट पास किया, क्योंकि सफिक्स I1 यूज़ किया है बाहर वाली कोयल का, तो I1 करंट पास हुआ और नंबर ऑफ टर्न्स बाहर वाली कोयल का N1 टर्न्स है। अंदर वाली कोयल्स के अंदर N2 टर्न्स हैं, रेडियस R2 है, और अंदर वाली कोयल्स को क्या गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने फ्लक्स जनरेट निकालना है ना, मतलब EMF जनरेटेड निकालना है। और डॉट क्रॉस दिख रहे हैं, ये कुछ इस ऐसे ही हैं, आप इसको एक बार नेगलेक्ट कर दो। मतलब आपका केस है वो कुछ इस तरह से, एक कोयल ये है, बाहर वाली कोयल ये है, बाहर वाली से करंट I1 फ्लो कर रहा है, बाहर वाली में टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, अंदर वाली कोयल्स में N2 टर्न्स हैं, अंदर वाली की रेडियस आपको R2 है, बाहर वाली की रेडियस R1 है, नंबर वाले, और आपको क्या निकालना है, बाहर वाली से करंट आपको दे रखा है, अंदर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको फ्लक्स चेंज पता लगा लेना है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बताना है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज़ है, दोनों कोयल्स के बीच का इंट्रैक्शन से ही निकालना अपने को, है ना। तो अगर आप चाहे अंदर वाले में करंट दे दो चाहे बाहर वाले में दे दो, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेम ही आएगा, ठीक है आपका, ठीक सेम ही आना चाहिए आपका, ठीक है। तो अब एक से निकाल लो, आप दूसरे में यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप दूसरे में उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आपको करना क्या है, आप क्या करो, क्योंकि आपको फ्लक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, बाहर वाली की, अंदर वाली की कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। तो अब अंदर वाली को क्या करो, अंदर वाली कोइल्स के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स निकालना आपको। तो अंदर वाली कोयल है, ठीक है, अंदर वाली कोइल्स के अंदर आपको क्या है, N2 टर्न्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब अंदर वाली कोयल का रेडियस कितना है, R2 है, तो इस फ्लक्स कौन सी से, सेकंड कोयल से, जो सेकेंडरी कोयल से है ना, तो सेकेंडरी कोयल से फ्लक्स कितना आएगा हमारा, फर्स्ट कोयल से मैग्नेटिक फील्ड B1, है ना, इनटू एरिया ऑफ सेकंड कोयल। ये एक कोयल से आया है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इस कोयल के, N2 टर्न्स है, इसलिए आपका जो टोटल फ्लक्स आएगा N2 टाइम्स आएगा, क्योंकि इसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो N2 एक टर्न से B1 इंटू A2 आएगा, ठीक है, और N2 टर्न से कितना आ जाएगा, B1 इंटू A2 इंटू N2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमारा जो फ्लक्स जनरेट है B1 इंटू A2 इंटू N2 आया। अब B1 की वैल्यू निकालोगे, B1 क्या है, बाहर वाले कोयल से, ठीक है। तो B1 कैसे निकाल सकते हो, बाहर वाले कोयल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर है ना। आपको ये डॉट क्रॉस देख रहे हैं, एक बार आप उसको आपको नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। तो अगर बाहर वाली कोयल से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो बाहर वाली कोयल का रेडियस R1 दे रखा है, तो सिंगल कोयल बाहर वाली से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, अगर हम सिंगल कोयल की बात करें तो ये आएगा म्यू नॉट, है ना, I1/2, रेडियस कितनी है, R1, ठीक है। अब इसलिए इसमें N1 टर्न्स दे रखे हैं, तो N1 से मल्टीप्लाई करने के लिए पड़ेगा, ताकि हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, है ना। सिंगल कोयल से फिर N कोयल से निकालना पड़ेगा, तो N1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आया मैग्नेटिक फील्ड B1, है ना। तो इस B1 को यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, A2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, A2 की वैल्यू लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेकंड कोयल कितना हो जाएगा, पाई इंटू R2², N2 तो N2 है ही, तो नेट हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा, φ2, उसको हम फ्लक्स टू φ2 को कितना लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट I1 इंटू N1 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू R1 इंटू A2 कितना है, पाई इंटू R2² इंटू N2, ये आया ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस I1 को यहाँ लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी है, यही आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताया भी था कि फ्लक्स थ्रू φ2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट थ्रू I1, यही है। तो अगर इसको कंपेयर करोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो M आएगा कोफिशिएंट, ये आएगा M, ठीक है। कितना आएगा, म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू पाई R2² डिवाइडेड बाई में 2R1, ठीक है। तो इस तरह से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो कोयल 2 से, कोयल 2 या कोयल 1 के। अगर आपको सिमिलरली, जैसे मान लो क्वेश्चंस में आपको ये बोल दे कि आपको उसको एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज करने के बाद में आपको अंदर वाली कोयल से करंट आपको I2 पास करवा दिया, है ना, तो फ्लक्स निकालो φ1 से, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, φ1 इज इक्वल टू M इंटू I2, और M की वैल्यू आप यही यूज़ कर सकते हो, सेम यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि M क्या होता है, देखो यहाँ पे मीडियम डिपेंडेंट है, और यहाँ पे क्या है, डायमेंशंस डिपेंडेंट है। R2 एक डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, N1 N2 भी डायमेंशंस है, R1 भी डायमेंशंस है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, म्यूचुअली डायमेंशंस और म्यूचुअली दोनों के बीच का मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, है ना।
इसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे कि हमने सेल्फ इंडक्टेंस में सोलेनोइड के कोरस्पॉन्डिंग निकाला था, इस तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी दो सोलेनोइड है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कोएक्सियली अटैच हैं, ठीक है। एक इसमें से प्राइमरी कोयल है, एक सेकेंडरी कोयल है। तो मान लो कि इसके अंदर जो बाहर वाली कोयल है वो प्राइमरी कोयल है, ठीक है, और अंदर वाली को क्या है, सेकेंडरी कोयल है, ठीक है। तो इसके अंदर बाहर वाली के अंदर मान लो N1 टर्न्स है, इसमें N2 लिख रखा है यार, N1 है, और अंदर वाली को N2 टर्न्स कर दो। प्राइमरी को 1 से ही सफिक्स डिनोट करो, प्राइमरी को 1 से और सेकेंडरी को 2 से, इस तरह से। अच्छा, बाहर वाली को N1 है, अंदर वाली के N2 टर्न्स हैं, ठीक है। बाहर वाली की रेडियस R1 है, अंदर वाली की रेडियस R2 है, ठीक है। और बाहर वाली की जो लेंथ है वो आप L1 कर दो और अंदर वाली की लेंथ L2 कर दो। तो मतलब ये जो आपको बाहर वाली की लेंथ दे रखी है वो आपको सोलेनोइड की लेंथ L1 है, और अंदर वाली की जो लेंथ है, अंदर वाली सोलेनोइड है, इसकी लेंथ कितनी है, L2 है, ठीक है। तो डेफिनेटली फ्लक्स किससे निकालना पड़ेगा, अंदर वाली कोइल से, ठीक है। तो फ्लक्स कितना आएगा यहाँ से, देखो अंदर वाली कोइल से, तो अंदर वाली फ्लक्स सिंगल कोइल से निकालो, पहले अंदर वाली जो एक कोइल है उसको कंसिडर करो, उससे फ्लक्स निकाल लो। तो एक कोइल से फ्लक्स कितना आएगा, सिंगल कोइल से, एक सिंगल कोइल से फ्लक्स कितना आएगा इस कोइल से, जिसको मैं बोल देता हूँ φ2 सिंगल, है ना, φ2 सिंगल कोइल से, ठीक है। तो ये सिंगल कोइल के कॉरस्पॉन्डिंग है, कितना आएगा, जो फ्लक्स निकालना है B इंटू ए। बी कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है, बाहर वाली कोइल, प्राइमरी कोइल। तो B1 जैसा हमने देखा ये कॉन्सेप्ट में, B1 इंटू एरिया ऑफ अंदर वाली कोइल A2। अच्छा, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स आएगा, अगर हमारी सारी कोइल्स अटैच हैं इसके साथ तो n टाइम्स आएगा टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर कितने दे रखे हैं हमें, N2। तो N2 इंटू B1 इंटू A2, ये हमारा क्या है, टोटल फ्लक्स है, यही हमें निकालना था। अच्छा, अब क्या है, हमें B1 निकाल लो और A2 निकाल लो। तो B1 कितना आएगा हमारा, क्योंकि ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कितना होता है, म्यू नॉट, है ना, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, इंटू I1, है ना। तो B1 से निकाल लोगे, बाहर वाली कोइल से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n इंटू I, ठीक है। अच्छा, तो N1 क्या चीज़ है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना। तो N1 को आप कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय में L1 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं N1 भी डिफाइन कर लेता हूँ, N1 है कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय में L1, ठीक है। तो N1 स्मॉल n में रहने दो इसको, और सिमिलरली हमारा एरिया A2 है, उसको A2 के फॉर्म में ही रहने दो आप, ठीक है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा हमारा फ्लक्स टोटल, N2 इंटू A2 इंटू ये टर्म आएगी ना, म्यू नॉट N1 इंटू I1, ठीक है, म्यू नॉट N1 इंटू I1। तो मैंने बताया था, तो यहाँ से फ्लक्स टोटल कितना है I1, तो जो फॉर्मूला आप जो लगाना है आपको, जो इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है आपको, वही लगाना है, B φ2 इज इक्वल टू M इंटू I1। तो ये φ2 है टोटल, φ2 टोटल है ना, φ2 टोटल, φ2 इज इक्वल टू M इंटू I1। तो M की वैल्यू यहाँ से कितनी आई म्यूचुअल इंडक्टेंस की, N2 इंटू एरिया ऑफ 2 इंटू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n1, यही मैंने आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। इसे निकाल सकते हो। अब इसको अलग अलग फॉर्म में आप चेक कन्वर्ट करना है तो कर दो, आपकी मर्जी है, जैसे क्वेश्चन में पूछे आपसे, ठीक है। तो ये तो इसका डेरिवेशन सिंपल, जैसे अगर मान लो मेरे को स्मॉल n की टर्म्स में नहीं, मेरे को कैपिटल N की टर्म्स में करना है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, N1 N2 एरिया ऑफ 2 इंटू म्यू 2 डिवाइडेड बाई में L1। क्योंकि क्वेश्चन में आपको L1 और N1 की टर्म में दिया होगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, ठीक है। अच्छा, A2 को आपके लिख सकते हो पाई R2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, इसको आप पाई R2 भी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या है, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ही, ठीक है। तो जो हमारे अभी तक हमने जो सोलेनोइड वाले कॉन्सेप्ट देखे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। तो दोनों के इंपॉर्टेंट फार्मूला जो फार्मूलाज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। उसके अलावा किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आपको इस तरह से गिवन है कि आपको एक स्ट्रेट वायर गिवन है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर स्ट्रेट, उसमें से करंट आपका क्या है, आई फ्लो कर रहा है, और आई करंट क्या है आपका, वेरिएबल करंट आई है ना, इंस्टेंट पे कुछ आई वैल्यू है उसकी, ठीक है, वेरिएबल करंट है, करंट वेरी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक कॉइल गिवन है, ठीक है,
इस कोयल की आपको विड्थ W गिवन है, कोयल की लेंथ आपको L गिवन है ना, कंडक्टिंग कोयल है। और इस कोयल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, इस कोयल का ये वाला एंड A डिस्टेंस से वायर से है, करंट I यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और सेकंड और इसके अंदर आपको क्या निकालना है, इन दोनों सिस्टम से क्या निकालना है, आपको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो सीधी सी बात है कि इसमें प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स देख लो, क्योंकि करंट पास कर रहा है तो ये प्राइमरी सोर्स है और ये कौन सा है, सेकेंडरी सोर्स है। और सेकेंडरी सोर्स से हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। यहाँ फ्लक्स में दिक्कत आएगी क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स है करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है यहाँ पे, क्योंकि वायर से है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ये R डिस्टेंस है। तो हर डिस्टेंस जब बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जब घटता जाएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स चेंज आएगा वो हमें चेंज आएगा। फ्लक्स हमारा हमें इंटीग्रेट यूज़ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें स्ट्रिप्स के अंदर इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन से क्या कर लेते हैं, वो फ्लक्स निकाल लेते हैं, चेंज इन फ्लक्स है ना, d∅ फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम फ्लक्स निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप की जो विड्थ है उसको हम x ले लेंगे, विड्थ को x ले लेंगे, और ये स्ट्रिप मान लो x डिस्टेंस है इस वायर से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, स्ट्रिप के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, और अब उससे क्या निकाल लेंगे, हम फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या d∅ निकालना है हमें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी कोयल के कॉरस्पॉन्डिंग d∅, तो कितना आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड B इंटू जो एरिया है स्ट्रिप का इंटू dA। तो B कितना आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, म्यू नॉट वायर से करंट I अपॉन 2π कितने डिस्टेंस से है, स्ट्रिप x डिस्टेंस पे है, ठीक है, इंटू dA, ठीक है। तो dA कितना आएगा, dA आएगा हमारा जो एरिया है स्ट्रिप का कितना आएगा, dx, क्योंकि जो स्ट्रिप का जो विड्थ लिया था ये dx लिया था, x नहीं dx, ठीक है। तो ये आएगा dx इंटू ये लेंथ L है ना, ये लेंथ इंटू विड्थ स्ट्रिप की कितनी आएगी, L इंटू dx एरिया है ना। तो dA कितना आएगा, L इंटू dx। तो अब देखो L भी कांस्टेंट है ना, तो अगर जब इंटीग्रेशन करेंगे d∅ का है ना, तो d∅ का कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा टोटल है ना, टोटल इससे फ्लक्स आ जाएगा। तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर ले आओ, म्यू नॉट I कांस्टेंट है 2π है ना, L भी कांस्टेंट है तो 1 अपॉन x इंटू dx। और इंटीग्रेट आपको कहाँ से करना है, x की वैल्यू a से लेके a प्लस w तक है ना, ये टोटल डिस्टेंस a प्लस w है और ये कितने हैं a, तो आपको a से लेके a प्लस w तक यूज़ करना है। तो यहाँ पर फ्लक्स आपका कितना आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2π इंटू L, ये ln आ जाएगा, ln a प्लस w बाई a, ठीक है। ये आपका टोटल फ्लक्स आया, ठीक है। इसके बाद से जो फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट L डिवाइडेड बाई में 2π ln a प्लस w डिवाइड बाई में a इंटू I, ये एक्सप्रेशन आया फ्लक्स का ना। तो फ्लक्स को कंपेयर कर लो, फ्लक्स इज इक्वल टू mi, तो यहाँ से m कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा जो m नेट आ जाएगा यहाँ से, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, म्यू नॉट L डिवाइड बाई 2π ln a प्लस w अपॉन w। तो यहाँ पे देखो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मीडियम पे, म्यू नॉट पे, और इसके जो डायमेंशन है इन पे है ना। मैं फिर से बना देता हूँ, करंट I था, ये विड्थ थी, ये लेंथ L थी, ये डिस्टेंस A थी है ना। तो इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है, W पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, L पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक प्रॉब्लम देखते हैं कि इसमें हमें कुछ इस तरह से वायर दे रखा है, ठीक है। तो वायर से करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, और हमें कोयल दे रखी है, कुछ इस तरह से दे रखी है, ठीक है। इस तरह से हमारी कोयल है और कोयल की रेडियस क्या दे रखी है, R दे रखी है, ठीक है। अब क्या बताना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो देखो कि हमें इसके अंदर प्राइमरी सोर्स क्या मानना पड़ेगा, इस करंट को, और सेकेंडरी सोर्स इस कोयल को। तो सेकेंडरी सोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज, तो अब देखो करंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी आएगी, ऐसी आएगी, और करंट हमारा I है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया एलिमेंट से फ्लक्स चेंज करवा रहा है, क्योंकि इस एरिया एलिमेंट को से फ्लक्स चेंज करवाने के लिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर या कुछ एंगल बना रहा होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लाइंस है, ये जो इसके साथ जो ये कोयल है, सेकेंडरी कोयल, ये इसमें से पास ही नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि करंट ही इस तरह से डायरेक्शन में है हमारा और मैग्नेटिक फील्ड इससे पास नहीं हो रही। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज कितना आ रहा है, 0, फ्लक्स चेंज 0 आ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना आएगा, 0, ठीक है।
ठीक है। तो इसलिए हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो आएगा। तो ये चीज़ें देखनी है कि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर फ्लक्स चेंज आना ज़रूरी है ना। तो आपको इस प्रॉब्लम से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कि अगर क्वेश्चन में आपको जैसे 3 पार्ट्स दे रखे हैं कि ये जेई के अंदर पूछा भी गया है एक बार कि आपको इस तरह से सिस्टम दे रखा है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी किसी को भी मान सकते हो आप, ठीक है। एक तरह से आपको ये सिस्टम दे रखा है, एक बार आपको सिस्टम ये दे रखा है, ठीक है। जैसे इसकी रेडियस आप R2 मान लो, इसकी रेडियस आप R1 मान लो, ऐसे है, ठीक है। और आपको सिस्टम एक जो दे रखा है वो आपको ये दे रखा है, ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो डेफिनेटली इस बात की फ्लक्स चेंज देख लो आप यहाँ से। तो देखो यहाँ से अगर मान लो मैं इसको प्राइमरी सोर्स मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे आएगा, इस करंट अगर करंट इसमें से आई और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल से क्या होगा, फ्लक्स जनरेट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो फ्लक्स यहाँ पे जीरो आएगा, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ जीरो आएगा। सिमिलरली ये भी ऐसा ही काम करेगा, इसमें से अगर मान लो इसमें कोई किसी में से करंट, मान लो इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, इसमें से पास नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो किसी भी में से करंट, मान लो इसमें से करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से फ्लक्स जनरेट करवा रहा है, तो इसमें कुछ फाई आएगा और एम आएगा कुछ यहाँ पे, मैक्सिमम इसी में ही आएगा एम, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पूछा गया तो मैक्सिमम फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा मैक्सिमम आएगा, है ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता कि अगर हमें दो कंपेयर करवा लेता, ठीक है, कि ये कोयल दे रखा है, एक कोयल हमारा ये दे रखा है और दूसरा केस में हमें ये दे रखा है, थोड़ा सा टिल्टेड है और इसमें से आई करंट पास हो रहा है, इसमें से आई करंट पास हो रहा है ना। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R2 है। तो बताओ दोनों में से फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका ज़्यादा है, M, ठीक है। वो देखना है हमें, क्योंकि वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा ऐसा ही, लेकिन यहाँ से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ज़्यादा होगी कि यहाँ से हो गई, यहाँ से ज़्यादा होगी। तो फ्लक्स 1 का फ्लक्स 2 से ज़्यादा होगा, और फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है इसके करस्पॉन्डिंग, और करंट सेम है यहाँ पे, है ना। तो रेशियो देखोगे φ1/I और φ2/I का, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है दोनों के म्यूचुअली, है ना, म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसलिए म्यूचुअल इसका M ज़्यादा होगा M1 M2 से। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं जो जेई में पूछा गया है, ठीक है। जेई 1998 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर हमें स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की साइड दे रखी है L, ठीक है, इस तरह से, और एक इनर स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है हमें स्मॉल l, ठीक है। तो आप किसी को प्राइमरी सेकेंडरी मान लो चाहे, ठीक है। तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो इसमें 4 ऑप्शंस थे, मैं 4 ऑप्शंस लिख देता हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा था स्मॉल l बाई कैपिटल L, सेकंड ऑप्शन में स्मॉल l स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल L, थर्ड ऑप्शन में कैपिटल L बाई स्मॉल l, और फोर्थ ऑप्शन में कैपिटल L स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल l। ये 4 ऑप्शन थे, तो निकालना है। तो देखो करंट बार वाले में मान लो, एज्यूम कर लो करंट प्राइमरी मान लो बार वाले कोयल को, वो करंट आई मान लो, बार वाले कोयल प्राइमरी मान लो, अंदर वाली सेकेंडरी मान लो। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स निकालोगे तो बार वाले से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो ये टास्क है कि बार वाली कोयल है उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो बार वाली कोयल से आई पास कर रहा है करंट टोटल से, तो आई करंट इस तरह से पास कर रहा है, तो राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, इनसाइड द पेज, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये चीज़ सेंटर में पड़ी है। और क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि स्मॉल l है वो काफ़ी छोटा है कैपिटल L से, तो ये सेंटर के अंदर एज्यूम कर लो। तो ये सेंटर के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें, है ना। और ये चीज़, ये पार्ट क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो सेंटर के अंदर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे अपन, इस कैपिटल, और इसकी जो बाहर वाले की जो साइड दे रखी है कैपिटल L दे रखी है ना, तो कैपिटल L का जो स्क्वायर है उससे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हो, तो पॉलीगोन वाला फॉर्मूला लगा दो, मैंने जो बताया भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट में, पॉलीगोन वाले फॉर्मूले से आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। बी एट सेंटर कितना होता है, μ0I अपॉन ये वाली डिस्टेंस जिसको मैं R बोलता हूँ, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस 2R इंटू 10 π/n, है ना। तो अपॉन π/n होता है, तो π/n साइड कितनी है इसकी 4 है, तो π/n को π/4 कर दिया मैंने, है ना, π/4, क्योंकि साइड कितनी है पॉलीगोन की 4 है ना, स्क्वायर है। तो यहाँ से, और R की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, लेंथ अगर ये L है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस पूरा डायगोनल
√2L हो जाएगा, और ये √2L है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ √2L की है ना, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस √2L है, तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ √2L/2। तो आर की वैल्यू लिख दो √2L/2। कंप्लीट सोल्व करोगे, बी एट सेंटर कितना आएगा, 2√2, ठीक है, μ0I, ठीक है, अपॉन पाई इंटू एल, ये आएगा आपका, ठीक है। बी इज सेट सेंटर 2√2 μ0I अपॉन पाई एल, ये आएगा, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो आप कि यहाँ से फिर आप फ्लक्स निकाल सकते हो, फ्लक्स इस छोटे से एरिया के अंदर फ्लक्स निकाल सकते हो, क्योंकि इसी एरिया के अंदर जो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड है बाहर वाले की, वो ये जो एरिया है वो नियर अबाउट इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, क्योंकि इसका साइज़ दे रखा है हमें। तो इससे इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स निकाल दो, फ्लक्स कितना आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इनटू एरिया ऑफ दिस स्मॉल लूप। तो एरिया ऑफ दिस स्मॉल लूप कितना आएगा, मतलब इस सेकेंडरी कॉइल से ये कितना आएगा, एल स्मॉल एल स्क्वेयर है ना, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे 2√2 डिवाइड बाई में पाई एल इंटू μ0I, है ना, इंटू एरिया कितना है स्मॉल एल स्क्वेयर। तो यहाँ से देख लो फ्लक्स को किससे कंपेयर करा दो, LI से, है ना। जब LI से कंपेयर कराओगे तो यहाँ से जो L निकल के आएगा हमारा, क्या निकल के आएगा, 2√2 μ0L स्क्वेयर डिवाइड बाई में पाई एल, ठीक है, पाई कैपिटल L आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है स्मॉल एल स्क्वेयर डिवाइड बाई एल से, तो हमारा मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। तो इस तरह से हमारे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हमारे वो सोलेनॉइड वाले प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है। सोलेनॉइड्स के जो थे म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस जो दोनों निकालने थे L और M, तो उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ देख लेना आप, और जो प्रोसेस देख लेना आप कि सेल्फ इंडक्टेंस के लिए प्रोसेस क्या है और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, म्यूचुअल का है। म्यूचुअल में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट देखना है, सेकेंडरी से आपको फ्लक्स निकालना है, उसमें प्राइमरी की टर्म भी आएगी B1, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इससे जनरेट हो रही है B1, और सेकेंडरी कोल को आप 2 सफिक्स लिए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ∅2 आएगा। तो ∅2 आपकी टर्म्स में आएगी B1 के टर्म्स में, और इसमें B1 में करंट का टर्म्स आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इनको जब सोल्व करोगे तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आएगा। और मैंने बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहे आप इंटरचेंज कर दो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा सेम ही रहता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन इस टाइप के ही बन सकते हैं आपके, फ्लक्स चेंज देखना आपको सिर्फ, है ना। तो यहाँ से हमारा जो मैंने बताया था जो इंडक्टर है, इंडक्टर की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो अकेली सिंगल एल पे डिपेंड करती है, सेल्फ इंडक्टेंस पे। और दो से ज़्यादा इंडक्टर ले लो तो वहाँ पे क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक सिंगल इंडक्टर है और ये आपके क्या है, इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें सिंगल को तो एल डिफाइन कर देता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के जो म्यूचुअल है वो यहाँ पे हम डिपेंड करता है M12 बोलते हैं, जिसको म्यूचुअली इंडक्टेंस दोनों की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंडक्टर के बारे में और भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इंडक्टर्स के बारे में और जानेंगे, फिर उसके अंदर हम कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडक्टर्स को सर्किट्स में यूज़ करेंगे तो कैसा बिहेव करेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन जो इंडक्टर्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इंडक्टर्स की बात की थी हमने, जो इंडक्टर्स को अगर मैं कंपेयर करवाऊँ, जैसे अब तक हमने जो चीज़ पढ़ ली, जैसे आज हमने इंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, पहले हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज चेंज आया, ईएमएफ आया, जिसको हम ईएमएफ की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसके अंदर आता है -LdI/dt। इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और चेंजिंग करंट होना चाहिए, तभी इंडक्टेंस आता है इसके अंदर। और इसमें से अगर मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसकी कैपेसिटेंस C है, तो आता है, तो C क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज होता है Q = CV होता है कैपेसिटर के अंदर, है ना। तो V कितना आएगा, Q/C, अगर इसमें से चार्ज स्टोरेज Q है, ठीक है, एक प्लेट पे, ठीक है। तो इसी तरह रेजिस्टेंस की कॉरस्पॉन्डिंग V = क्या होता है, IR होता है, अगर इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस R है ना। तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरह से आएंगे। हमारे रेजिस्टेंस यहाँ पे जो इसमें प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, यहाँ पे जो टर्म्स हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसकी जो प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस इसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, और यहाँ पे इसका L इसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इंडक्टेंस। तो यहाँ की इन तीनों कॉरस्पॉन्डिंग LCR सर्किट्स भी बनते हैं, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे, LCR सर्किट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में इंडक्टर्स के बारे में और पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स की बात करेंगे।